Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 10th March 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, mumps is a disease that affects. आपको बताना है कि मम्स जो कि एक वायरल डिजीज़ है, इस डिजीज़ के होने पर शरीर का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? पैरोटिड ग्लैंड, टंग, सलाइवरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिएगा, मम्स डिजीज में पैरोटिड ग्लैंड प्रभावित होती है। पैरोटिड ग्लैंड एक प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड है, लेकिन यहाँ पर हमने ऑप्शन सी को सही इसलिए नहीं माना है क्योंकि टोटल 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और उसमें पैरोटिड ग्लैंड ही इस डिजीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली ग्लैंड मानी जाती है। ये ग्लैंड हमारे माउथ में ईयर के फ्रंट एरिया में पाई जाने वाली ग्लैंड है। मम्स डिजीज़ में पैरोटिड ग्लैंड्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है। इसी कारण इस डिजीज़ को कई बार पैरोटाइटिस नाम से भी दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, पैरोटाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड दैट अकर्स इन मम्स डिजीज एंड मम्स इज अ वायरल डिजीज, और इस डिजीज को हम वैक्सीन के द्वारा इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors should be primary focus of nursing management in patient with acute pancreatitis? अगर किसी पेशेंट को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन हुई है तो इस सिचुएशन में नर्सिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फोकस किस चीज पर रहना चाहिए, इसे आपको सेलेक्ट करना है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया या फिर पेन कंट्रोल? इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज़रूरी नर्सिंग मैनेजमेंट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पैंक्रियाटाइटिस जीआईटी सिस्टम से अक्सर पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पैंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैनेजमेंट होगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। ऐसा क्यों है, आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। Acute pancreatitis is commonly associated with fluid isolation and accumulation in the bowel secondary to ileus peripancreatic edema. हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो स्टमक और ड्यूडेनम के कर्व के बीच पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है। ये आपका स्टमक है, दिस इज द स्टमक एंड दिस इज द ड्यूडेनम, और इसके जो ये कर्व वाला पोर्शन है यहाँ पर पैंक्रियाज पाया जाता है। इस पैंक्रियाज को मैं इस रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन होती है। पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन के अंदर पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, और जब पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन होगी तो कहीं ना कहीं जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो कंप्रेस होगा। पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन के कारण ड्यूडेनम का एरिया कंप्रेस हो जाएगा और एब्डोमेन में मौजूद जो फूड कंटेंट है अब वो स्टमक से आगे की तरफ ड्यूडेनम में मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन के कारण ये जो रूट है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है।
अब इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पर्सन के स्टमक एरिया में फ्लूइड का रिटेंशन होने लगेगा, फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा और फिर एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन पर्सन में बैकफ्लो ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट यानी वॉमिटिंग कॉज करेगा। और हम जानते हैं कि पर्सन को यदि वॉमिटिंग होगी तो उसकी बॉडी से इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस देखा जाएगा। तो याद रखिएगा, सिंपल पूरे कॉन्सेप्ट को वन लाइन में समराइज करते हैं। जब भी पेशेंट में पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन होती है तो इसमें पैंक्रियास का साइज नॉर्मल से बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए साइज के कारण ड्यूडेनम का जो पैसेज वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है और इस वजह से एब्डोमेन में मौजूद फूड कंटेंट या फ्लूइड कंटेंट आगे ड्यूडेनम में पास नहीं हो पाता और इसी कारण पर्सन को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग के कारण पर्सन के अंदर फ्लूइड लॉस और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। और इसी कारण से जब भी पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट को हम टेकल करते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट के रूप में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होपफुली अब आपको ये पूरी लाइन क्लियर हो गई होगी। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कॉमनली एसोसिएटेड विद फ्लूइड आइसोलेशन एंड एक्यूमुलेशन इन द बाउल सेकेंडरी टू इलियस और पेरीपैंक्रियाटिक एडिमा। Fluid and electrolyte loss from vomiting is the major concern. वॉमिटिंग के कारण हो रहा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस यहाँ पर मेजर कंसर्न माना जाएगा। Therefore, your priority is to manage hypovolemia and restore electrolyte balance. और इसी वजह से इस कंसर्न को ठीक करने के लिए हमें पेशेंट में हो रहे हाइपोवॉलीमिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को क्लियर करना, टेकल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट में ऑप्शन में दिया गया पेन कंट्रोल और न्यूट्रिशन ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना और हाइपोवॉलीमिया कंडीशन को करेक्ट करना। पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन में पेशेंट में कभी भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं देखने को मिलता, यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट डेवलप होती है बिकॉज पैंक्रियास प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता और इस वजह से पैंक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं करवा पाती और इंसुलिन के ना बन पाने के कारण पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ता रहता है और हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDSP इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेप्ट। आपको बताना है IDSP एक नेशनल प्रोग्राम है और इसमें किस डिजीज को इंक्लूड नहीं किया जाता। टिटनस, एंट्रिक फीवर, डायरिया या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। टिटनेस को हम IDSP में इंक्लूड नहीं करते हैं। IDSP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम और ये भारत में नवंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP। क्वेश्चन नंबर 4, which among the following blood test is recommended to the client on warfarin therapy? अगर किसी क्लाइंट को वॉरफेरिन थेरेपी दी जा रही है तो उसे इसमें कौन सा ब्लड टेस्ट करवाना आवश्यक है। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम या फिर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। The right answer is option D, International Normalized Ratio और INR।
वॉरफेरिन को आप काउमेडिन कह सकते हैं। ये एक ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है, ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है। और इस ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर विटामिन के को हम एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। हमारे शरीर में इस ड्रग का क्या लेवल है, इस चीज़ को असेस करने के लिए हम समय समय पर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो यानी आईएनआर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन बैरियम स्वेलो द टाइप ऑफ बैरियम यूज्ड इज। आपको बताना है कि जब किसी पर्सन को बैरियम स्वेलो टेस्ट करवाया जाता है तो इस प्रोसीजर के दौरान कौन सा बैरियम स्वेलो किया जाता है। बैरियम सल्फेट, बैरियम मेटा बिसल्फेट, बैरियम ब्रोमाइड, ब्रेनियम सिट्रेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बैरियम स्वेलोविंग प्रोसीजर के लिए हम बैरियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, बैरियम सल्फेट। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ बैरियम स्वेलो ऑल्सो कॉल्ड ईसोफेगोग्राम is an imaging test that checks the problem in your upper GI tract। अगर किसी पेशेंट को अपर जीआई ट्रैक्ट में, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए बैरियम सेलो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप ईसोफेगोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूछा जा सकता है। योर अपर जीआई ट्रैक्ट इंक्लूड माउथ, बैक ऑफ थ्रोट, esophagus, stomach and first part of your small intestine। अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर माउथ से लेकर अपर जीआई फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम तक की सभी स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करते हैं। द टेस्ट यूजेस अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे कॉल्ड फ्लूरोस्कोपी। इस बैरियम स्वेलो टेक्निक के अंदर हम स्पेशल एक्सरे यूज़ करते हैं, एक्स रेज को इस्तेमाल करते हैं और इसे फ्लोरोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इस टेस्ट के अंदर हम बेरियम सल्फेट को पेशेंट को स्वेलो या पीने के लिए दे देते हैं और फिर जैसे ही पर्सन इस ड्रिंक को पीता है ये ड्रिंक धीरे धीरे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, ड्यूडेनम तक पहुंचती है और फिर इसका हम एक्सरे एग्जाम कर लेते हैं, एक्सरे ले लेते हैं, जिससे हमें क्लियरली विजुअलाइज हो जाता है कि कहीं किसी प्रकार की एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो नहीं या कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। इस टेस्ट द्वारा हम एक्सरे की मदद से ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाइपोडर्मल इंजेक्शन कॉमनली नोन एज। प्रीवियस में एग्जाम में इसे पूछा गया है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो कि सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, वहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं। हाइपोडर्मल इंजेक्शन को आप और किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या फिर इंट्रावीनस इंजेक्शन। The right answer is option B। हाइपोडर्मल इंजेक्शन को हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए 45 डिग्री के एंगल से निडल को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम स्कीम इज इंक्लूडेड इन। वंदे मातरम स्कीम को किस में इंक्लूड किया गया है? आरसीएच प्रोग्राम में, जेएसवाई प्रोग्राम में, आईएमएनसीआई प्रोग्राम में या फिर आईसीडीएस प्रोग्राम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वंदे मातरम स्कीम आरसीएच प्रोग्राम के तहत इंक्लूड की गई है। वंदे मातरम प्रोग्राम
dedicated to mothers was launched on 9 February 2004. वंदे मातरम प्रोग्राम मदर्स के लिए स्पेशली डेडिकेटेड प्रोग्राम है जिसे 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था with the objective to improve the access of safe motherhood services and to reduce the maternal and neonatal death significantly. इस स्कीम या प्रोग्राम को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था कि सेफ मदरहुड सर्विसेज को प्रमोट करना, साथ ही साथ मैटरनल और नियोनेटल डेथ को कम करना. क्वेश्चन नंबर 8. ऑल आर अ टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एक्सेप्ट. इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल नहीं है. टेलीविज़न, सिनेमा, फेनलग्राम, स्लाइड टैप कॉम्बिनेशन. The right answer is option C. Phenograph is not an example of audio visual aid. ऑडियो विजुअल एड या इक्विपमेंट ऐसा डिवाइस या प्रेजेंटेशन का मेथड होता है जिसमें ऑडियो भी मौजूद हो और विजुअल्स भी मौजूद हों. One of the figures used on a funnel board as for illustrating a story or lecture developed the idea with phenelgraphs against the pictorial background. देखिए, जो फेनलग्राफ्स होते हैं उसमें बेसिकली एक बोर्ड पर कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की जाती हैं और फिंगर्स आदि की सहायता से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली इसका इस्तेमाल स्टोरी टेलिंग के रूप में किया जाता है. ऑडिटरी एड्स का एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं रेडियो, कैसेट, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ईयरफोन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और डिस्क विजुअल एड्स. क्वेश्चन नंबर 9. मोस्ट परसुएसिव एंड इफेक्टिव मीडिया सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन इज. आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से सबसे इफेक्टिव मीडिया सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन कौन सा है. ऑप्शन ए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी मास मीडिया जिसमें टीवी और रेडियो इंक्लूड किए जाते हैं, ऑप्शन सी फोक मीडिया, ऑप्शन डी प्रिंटेड मीडिया. The right answer is option A. Interpersonal communication. Interpersonal communication is a face-to-face communication and it is the most persuasive and effective other than other forms of communication. सिंपली समझिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है दो लोगों के बीच में हुआ कम्युनिकेशन. इसमें एक पर्सन अपनी बात को बिल्कुल इजी तरीके से दूसरे को समझाने की कोशिश करता है और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि अगला इसकी बात को इफ़ेक्टिवली समझ पाए. सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यहाँ दिए गए सभी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 10. Which among the following is diagnosed based on Reed-Sternberg cell? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किस डिजीज में रीड-स्टर्नबर्ग सेल्स पाई जाती हैं. हॉटकिंस डिजीज, नॉन हॉटकिंस डिजीज, नेफ्रोब्लास्टोमा या फिर हिपेटोब्लास्टोमा. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. अगर किसी पर्सन में रीड-स्टर्नबर्ग सेल्स पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि उसे हॉटकिंस डिजीज हुआ है. हॉटकिंस डिजीज बेसिकली लिम्फ नोड्स में होने वाला कैंसर है. क्वेश्चन नंबर 11 is a term
used for slower heart in an adult, usually less than 60 beats per minute. इन चारों ऑप्शंस में से उस टर्म को सेलेक्ट कीजिए जिसका इस्तेमाल हार्ट रेट के लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होने को दर्शाता हो. ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी अरिथमिया, ऑप्शन सी टैकीकार्डिया, ऑप्शन डी मिसोकार्डिया. The right answer is option A. हार्ट रेट यदि 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो इस कंडीशन को आप ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, और हार्ट रेट यदि 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो तो ये कंडीशन टैकीकार्डिया कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 12. सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय. सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल. The right answer is option B. सेरिब्रल मलेरिया जो कि एक डेंजरस मलेरिया टाइप है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13. कैपिट सक्सीडेनम इज. आपको बताना है कैपिट सक्सीडेनम क्या है. इट इज अ हेमरेज, इट इज द स्वेलिंग ऑफ फेस ऑफ द बेबी, द स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्ट ऑफ ब्लड अंडर द स्कैल्प, और ऑप्शन डी अकर्स ड्यूरिंग वैक्यूम डिलीवरी. कैपिट सक्सीडेनम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? The right answer is option C. Caput succedaneum is a swelling due to collection of fluid under the scalp. स्कैल्प के नीचे अगर ब्लड का कलेक्शन हो जाता है और इसके कारण स्वेलिंग आती है तो ये कंडीशन कैपिट सक्सीडेनम के नाम से जानी जाती है. एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में इस टर्म को काफ़ी बार पूछा गया है और यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन दो टर्म्स के बीच में होता है. पहला है कैपिट सक्सीडेनम और दूसरा है सिफेलोहेमेटोमा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. कैपिट सक्सीडेनम इज अ स्वेलिंग ऑफ स्कैल्प इन द न्यूबॉर्न. इट इज मोस्ट ऑफ्टन ब्रॉट बाय द प्रेशर फ्रॉम द यूट्रस और वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग द हेड फर्स्ट डिलीवरी. कैपिट सक्सीडेनम involves the diffuse swelling of scalp with subcutaneous fluid collection unrelated to periosteum with poorly defined margins. Simplifying this lines, जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, बच्चा हेड फर्स्ट या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होता है, तो बच्चे के हेड पर लगातार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण दबाव पड़ता है और इस दबाव के कारण स्कैल्प एरिया में, हेड एरिया में मौजूद माइन्यूट ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज आदि ब्रस्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं और इसके कारण उस एरिया में ब्लड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन देखा जाता है. यही कंडीशन कैपिट सक्सीडेनम के नाम से जानी जाती है. अब बात करते हैं सिफेलोहेमेटोमा क्या है. It is when blood is collected between the periosteum of skull bone and the skull bone itself, so does not crosses the suture line. सिफेलोहेमेटोमा के अंदर भी ब्लड ब्लीडिंग के कारण ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि सिफेलोहेमेटोमा में जो ब्लड का कलेक्शन होता है वो पेरियोस्टियम ऑफ स्कल बोन और स्कल बोन के बीच होता है और इसके अंदर जो स्वेलिंग है वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती. देखिएगा, ये किसी न्यूबॉर्न बेबी का हेड है और ये उसमें पाए जाने वाले सूचर्स हैं. अगर बच्चे में स्वेलिंग इस तरह से है, मान लीजिए ये एरिया पूरा स्वेल हुआ है, यहाँ पर जो स्वेलिंग है सूचर लाइन को क्रॉस करती हुई एक से दूसरी जगह पर मौजूद है, तो इस प्रकार की जो
स्वेलिंग है इसे आप कैपेट सक्सीडिनम के नाम से जानेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए बच्चे के स्कल में कुछ इस प्रकार से स्वेलिंग है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद है और ये स्वेलिंग सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये कंडीशन सिफेलोहेमेटोमा के नाम से जानी जाती है। दिस इज द वेरी बेसिक एंड easiest difference by which we can differentiate between caput succedaneum and cephalohematoma condition. Question number 14. Emphyema means बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टर्म एम्फाइमा शब्द का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन होना, या फिर ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन होना, ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन होना, या फिर ऑप्शन डी न्यू ग्रोथ इन लंग्स, लंग्स में कुछ नई ग्रोथ का होना। The right answer is option C. अगर हमारी प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन होने लग जाए तो ये कंडीशन एम्फाइमा के नाम से जानी जाती है। पस का कलेक्शन इन प्लूरल कैविटी कॉल्ड एम्फाइमा। और प्लूरल कैविटी में ब्लड, पस या फ्लूइड का एबनॉर्मल कलेक्शन प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। आइए जान लेते हैं कि एग्जैक्टली प्लूरल कैविटी कहाँ पाई जाती है। द प्लूरल कैविटी इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट सराउंड्स द लंग्स। इट इज फाउंड इन thorax, separate the lungs from its surrounding structure such as thoracic cage and intercostal space and mediastinum and diaphragm। हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इन लंग्स के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन, एक लेयर पाई जाती है जो कि लंग्स को डायफ्राम, मीडियास्टाइनम, थोरेसिक केज और इंटरकोस्टल स्पेस से सेपरेट करती है। इन दोनों इस कवरिंग और लंग्स के बीच के स्पेस में फ्लूइड पाया जाता है और इसी स्पेस को हम प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। द प्लूरल कैविटी इज बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। और इस प्लूरल कैविटी को दो लेयर्स कवर करती हैं, इसे हम प्लूरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल ऑफ टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप इन zigzag मैनर इज टर्म्ड एज। जब किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर एक पर्टिकुलर zigzag मैनर में फॉल होता है, कम होता है, तो इसे आप किस नाम से जानते हैं? लाइसिस, क्राइसिस, होम्योस्टैसिस या थर्मोस्टैसिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर टेम्परेचर zigzag मैनर में कम हो रहा है तो ये कंडीशन लाइसिस के नाम से जानी जाती है। और अचानक यदि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए तो इसे आप क्राइसिस कहते हैं। लाइसिस के अंदर तो zigzag मैनर में टेम्परेचर कम हो रहा था, स्टेबल हुआ, कम हुआ, स्टेबल हुआ, कम हुआ, स्टेबल हुआ, यह है zigzag मैनर और इसे आप लाइसिस कहेंगे। और क्राइसिस के अंदर सडनली टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड क्राइसिस। A patient in the unit has a 103.7 degree Fahrenheit temperature. Which intervention would be most effective in restoring normal body temperature? एक पेशेंट जिसका बॉडी टेम्परेचर 103.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसे नॉर्मल करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन सबसे इफ़ेक्टिव रहेगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए
यूज अ कूलिंग ब्लैंकेट वाइल द पेशेंट इज फेब्राइल। जब पेशेंट फेब्राइल स्टेट में हो, हाई टेम्परेचर में हो, तो उसे कूलिंग ब्लैंकेट देना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स ऑन द अराउंड द क्लॉक शेड्यूल। इस पेशेंट को हमें लगातार शेड्यूल के अकॉर्डिंग एंटीपायरेटिक मेडिसिन देने चाहिए। ऑप्शन सी, प्रोवाइड इंक्रीज फ्लूइड्स एंड हैव अ यूएपी गिव अ स्पंज ब्राथ। हमें इस पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना है और यूएपी को स्पंज बाथ देने के लिए कहना है। ऑप्शन डी, गिव प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एंड प्रोवाइड वार्म ब्लैंकेट फॉर कंफर्ट। हमें इस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं उन्हें देना चाहिए और साथ ही साथ वार्म ब्लैंकेट देना चाहिए। कौन सा ऑप्शन इस हाई टेम्परेचर वाले पेशेंट के लिए सबसे सही रहेगा टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर? The right answer is option B. Administer antipyretic on the round the clock schedule. इस पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें लगातार एंटीपायरेटिक मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो कि बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, फीवर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन सी के अंदर यूएपी टर्म दी गई थी, इसका मीनिंग होता है अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सोनल। यूएपी जो पोस्ट है उसका फुल फॉर्म है अनलाइसेंस्ड assistive personnel are the paraprofessionals who assist individuals with physical disabilities, mental impairments and other healthcare needs with their activities of daily living. Unlicensed assistive personnel पैराप्रोफेशनल ग्रुप के कर्मचारी होते हैं जो कि किसी भी पेशेंट की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एपिसियोटॉमी इज बेस्ट डन एंड कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन। आपको उस एपिसियोटॉमी टाइप को सेलेक्ट करना है जो कि सबसे बेस्ट होती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं मीडियली, लैटरली, मीडियोलैटरली या फिर जे शेप्ड। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड मीडियोलैटरल एपिसियोटॉमी। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड और प्रैक्टिस टाइप ऑफ एपिसियोटॉमी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि मीडियोलैटरल एपिसियोटॉमी एग्जैक्टली क्या है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटॉमी इंसिजन made downward and outward from the midpoint of Forkati muscles 2.5 centimeters away from anus। देखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की डिलीवरी इजीली हो जाए इसलिए वल्वल आउटलेट में कट लगाकर बेबी को इजीली डिलीवर करवाया जाता है। मान लीजिए दिस इज द वेजाइना एंड दिस इज द एनस। डिलीवरी के दौरान दिस इज द फॉरकैटी मसल एरिया। डिलीवरी के दौरान वेजाइनल ओपनिंग को बड़ा करने के लिए, ब्रॉड करने के लिए हम क्या करते हैं कि मीडियल और लेटरल इस दिशा में कट लगा देते हैं ताकि जो ओपनिंग है वो बड़ी हो जाए और बेबी इजीली डिलीवर हो जाए। ये प्रोसीजर एपिसियोटॉमी के नाम से जाना जाता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एपिसियोटॉमी टाइप है मीडियोलैटरल एपिसियोटॉमी। नेक्स्ट आता है मीडियल एपिसियोटॉमी, इंसिजन मेड फ्रॉम सेंटर ऑफ फॉरकैटी टू एनस। जो फॉरकैटी मसल्स है उसके सेंटर से लेकर एनस के बीच, एनस तक जो कट लगाया जाता है उसे हम मीडियल एपिसियोटॉमी के नाम से जानते हैं
और इस प्रकार की एपिसियोटोमी में सबसे बड़ा रिस्क है कि यहाँ पर एनाल स्फिंक्टर में कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट आता है लेटरल एपिसियोटोमी। इंसिजन मेड 1 सेंटीमीटर राइट और लेफ्ट साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ फॉरकेटी मसल्स। लेटरल एपिसियोटोमी के अंदर जो इंसिजन है वो फॉरकेटी मसल्स में 1 सेंटीमीटर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में लगाया जाता है। इस प्रकार की एपिसियोटोमी में बार्थोलिन ग्लैंड्स में इंजरी हो सकती है। बार्थोलिन ग्लैंड्स वह ग्लैंड्स हैं जो कि सेक्सुअल एक्ट या इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना को लुब्रिकेशन देने का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है जे शेप्ड एपिसियोटोमी। इंसिजन बिगिंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फॉरकेटी। जे शेप्ड एपिसियोटोमी के अंदर जो इंसिजन होता है, कट होता है, उसे हम फॉरकेटी मसल के सेंटर तक लगाकर जे शेप में मोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1948 में, 1956 में, 1977 में या फिर 1978 में? The right answer is option D. अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस 1978 में हुई थी। अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस took place in USSR in 1978. अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस USSR में वर्ष 1978 में हुई थी। It gave the concept of primary health care and its 8 elements called for WHO Goal of Health for All by 2000. India is a signatory. अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस में ही प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट दिया गया था और इसी में इसके 8 एलिमेंट्स को भी बताया गया था। अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस में ही हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग should be included in the nursing care of a client with cervical cancer who has internal radium implant in place? अगर किसी पर्सन को सर्वाइकल कैंसर है और उसके ट्रीटमेंट के लिए इंटरनली रेडियम इम्प्लांट किया गया है, तो इस पेशेंट की नर्सिंग केयर के दौरान कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा? ऑप्शन ए, ऑफर द बेड पान एवरी 2 आवर्स। हम इस पेशेंट को हर 2 घंटे बाद बेड पैन करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, प्रोवाइड पेरिनियल केयर ट्वाइस डेली। हम इस पेशेंट को पेरिनियल केयर देंगे दिन में 2 बार। या फिर ऑप्शन सी, चेक द पोजीशन ऑफ एप्लीकेटर आवरली। हम इस पेशेंट को हर घंटे ये चेक करेंगे कि उसमें जो एप्लीकेटर है वो सही जगह पर लगा है या नहीं। ऑप्शन डी, ऑफर अ लो रेजिड्यू डाइट। हमें इसे लो रेजिड्यू डाइट ऑफर करनी चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हम इस पेशेंट को लो रेजिड्यू डाइट ऑफर करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। ऐसा क्यों है, आइए जान लेते हैं। बाउल मूवमेंट कैन बी डिफ़िकल्ट विद द रेडियम एप्लीकेटर इन प्लेस। जब भी किसी पेशेंट में सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप रेडिएशन सोर्स को इम्प्लांट करते हैं, शरीर में रखते हैं, तो उस सिचुएशन में पर्सन के द्वारा बाउल मूवमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। द पर्पस ऑफ लो रेजिड्यू डाइट इज टू डिक्रीज बाउल मूवमेंट। अगर हम पेशेंट को लो रेजिड्यू डाइट देते हैं तो इसके द्वारा बाउल मूवमेंट कम हो जाएगी, जो कि यहाँ पर सबसे सही माना गया है। लो रेजिड्यू डाइट का मतलब है ऐसी डाइट, ऐसा खाना जिसे खाने के बाद ये पूरा बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए और स्टूल कम से कम या बिल्कुल ना के बराबर फॉर्म हो। ऐसी सभी डाइट लो रेजिड्यू डाइट के नाम से जानी जाती है।
Bowel is cleaned before therapy and the woman is maintained low residue diet during the treatment to prevent bowel distension and defecation. जब भी रेडिएशन सोर्स इम्प्लांट करते हैं उससे पहले पर्सन के बाउल को क्लियर किया जाता है और फिर पेशेंट को लो रेजिड्यू डाइट पर रखा जाता है ताकि पेशेंट में किसी भी प्रकार से बाउल का डिस्टेंशन ना हो और डेफिकेशन कम से कम हो, बाउल कम से कम स्टूल का फॉर्मेशन कम से कम हो. To prevent dislodgement of the applicator, the client is maintained on strict bed rest and allow only to turn from side to side. जिस पेशेंट में आपने रेडिएशन सोर्स इम्प्लांट किया है ये अपनी जगह से हिल ना जाए, ये डिसलॉज ना हो जाए, इस चीज़ से बचने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको सिर्फ बिस्तर में ही रहना है, स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट करना है और आप चाहें तो सिर्फ राइट या लेफ्ट टर्न ले सकते हैं लेकिन बिस्तर से उठ नहीं सकते. अगर पेशेंट बिस्तर से उठता है तो ये रेडिएशन सोर्स अपनी जगह से हट जाएगा जो कि सही नहीं माना जा सकता. पेरिनियल केयर इज ओमिटिंग ड्यूरिंग रेडियम implant therapy although any vaginal discharge should be reported to physician. पेरिनियल केयर नहीं की जाती जब तक कि रेडिएशन सोर्स इम्प्लांट किया हुआ है. हाँ, अगर किसी प्रकार का वेजाइनल सिक्रेशन वहाँ पर है तो इसके बारे में हमें फिजिशियन को रिपोर्ट करना चाहिए. It is rare for the applicator to extrude, so this does not need to be checked every hour. जो रेडिएशन सोर्स आपने एक बार इम्प्लांट कर दिया है जब तक पेशेंट बेड रेस्ट पर है ये जल्दी से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इसको आवरली चेक करना सही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगोटॉमी इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर. वैगोटॉमी एक सर्जरी है जो कि किस डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है इसे आपको सेलेक्ट करना है. नर्व डिसऑर्डर में, रिगर्गिटेशन में, पेप्टिक अल्सर्स में या हेपेटाइटिस में. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज पेप्टिक अल्सर. वैगोटॉमी पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोसीजर है. अ सर्जिकल ऑपरेशन इन विच one or more branches of vagus nerve are cut, typically to reduce the rate of gastric secretion. Example, treating peptic ulcers. जिन लोगों में पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाते हैं उन लोगों में गैस्ट्रिक सिक्रीशन या HCl के सिक्रीशन को कम करने के लिए वेगस नर्व को काट दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है. यही ऑपरेशन वैगोटॉमी के नाम से जाना जाता है. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो. अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. बेस्ट ऑफ लक.